हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम डिस्कस करते हैं जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करता है। तो जो हमारी क्लासेस लास्ट की क्लासेस थी वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड थी, और उसमें भी जो हमने हमारा लास्ट क्लास था वो था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत के क्षेत्रफल, भारत की जो भू आकृति है उसके नीचे, यानी कि स्थल के नीचे जिस जिस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं उनका स्वरूप क्या है और उनकी प्रकृति क्या है, यानी कि किस किस प्रकार के रॉक्स हैं और वो कौन कौन से रॉक्स हैं और उनमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। तो वहीं आज हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भू आकृतिक विभाग। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत की जो भूमि की आकृति है, हम जानते हैं कि भारत विभिन्न विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों वाला देश है, यानी कि यहाँ पे पर्वत भी पाए जाते हैं, यहाँ मैदान भी पाए जाते हैं, वहीं यहाँ पे कोस्टल एरिया भी पाए जाते हैं, यानी कि तटवर्ती क्षेत्र भी पाए जाते हैं, और द्वीप भी पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो लगभग हर प्रकार की, हर तरह की आकृतियाँ भारत में मौजूद हैं। इसलिए भारत विभिन्न आकृतियों वाला, यानी कि भारत विभिन्न भू आकृतियों वाला देश है। तो भू आकृति किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे हम उसे बांटते हैं? तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई के आधार पर भू आकृतियों को बांटा जाता है। जैसे समुद्र तल के बाद जो हमारी जो भूमि होती है तो उसका उठा हुआ भाग पर्वत, पहाड़ी या पठारी भागों में विभाजित होता है। वहीं समतल भाग मैदानी भाग कहलाता है। वहीं जो समुद्र किनारे तल के क्षेत्र तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। और वैसे स्थल भाग, वैसा लैंड जो समुद्र के बीच में स्थित है उसे हम द्वीप कहते हैं। देखा जाए तो लगभग हर प्रकार की आकृतियाँ, भू आकृतियाँ भारत में मौजूद है। तो भारत में विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं, यानी कि पर्वत, वो कितने क्षेत्र में अवस्थित है, यानी कि उसका कितना % कैरी करता है। उसके बाद जो मैदानी क्षेत्र है वो उसका क्षेत्रफल कितना % है। अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्रफल में भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। तो इस क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन सी भू आकृति कितना % कैरी करती है तो वो हम देखेंगे। भारत जो है, भारत के उत्तरी क्षेत्र में पर्वत है, यानी कि उत्तरी भाग पर्वतीय क्षेत्र से घिरा है। तो पर्वत का % क्या है? तो पर्वत का % है 10.7%, यानी कि इस पूरे क्षेत्र में जो पर्वत जो है वो 10.7% एरिया कैरी करता है। तो पर्वत है क्या? तो पर्वत वह क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2000 फीट या 600 मीटर से ज़्यादा होती है, और जिसका जो उठा हुआ भाग जो होता है वो संकरा होता है, नुकीला होता है, उसे हम पर्वत कहते हैं। लेकिन किसी किसी जगह में, काफ़ी जगहों में कहीं कहीं 600 मीटर की ऊंचाई दी गई है और कहीं कहीं जो है 1000 मीटर की ऊंचाई दी गई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि वैसा ज़मीन से उठा हुआ वो भाग जिसकी जो ऊंचाई है वो 1000 मीटर या उससे ज़्यादा हो उसे पर्वत कहते हैं। और कहीं कहीं दिया हुआ रहता है कि 600 मीटर या उससे ज़्यादा हो उसे पर्वत कहते हैं। तो दोनों ही सही मायने में देखा जाए तो दोनों ही सही है, और इस बारे में कहीं कहीं कुछ कुछ मतभेद दिए हुए। उसके बाद जो है पर्वत से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र, यानी कि वैसा क्षेत्र जमीन से उभरा हुआ वो भाग समुद्र तल की ऊंचाई से जिसकी ऊंचाई 2000 फीट से कम या 600 मीटर से कम होती है उसे हम पहाड़ी क्षेत्र बोलते हैं। ये देखा जाए तो पहाड़ की ऊंचाई से कम ऊंचाई वाला जो जमीन का उभरा हुआ भाग होता है उसे हम पहाड़ी कहते हैं। उसके बाद पठार क्या होता है? तो पठार भी समतल नहीं होता है, पठार भी जमीन का उभरा हुआ भाग होता है, लेकिन वो कम ऊंचाई वाला भाग होता है, जिसका जो ऊंचाई वाला भाग, जिसका जो कॉर्नर पॉइंट होता है, जिसका उठा हुआ भाग जो होता है वो सपाट होता है इस तरीके से, तो उसे हम पठार कहते हैं। और पर्वत हम जिसकी ऊंचाई 2000 फीट, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 2000 फीट या 600 मीटर से ज़्यादा होती है उसे हम पर्वत कहते हैं। उसके बाद उससे नीचे वाला आ जाता है
पहाड़ी यानी कि जिसकी ऊंचाई 2000 फीट या 600 मीटर से कम होती है उसे पहाड़ी कहते हैं। और उसके बाद तीसरी है पठार, यानी कि ज़मीन का उभरा हुआ वो भाग जिसका ऊपरी भाग सपाट होता है, तो ये ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। हालांकि ये ज़मीन से उभरा होता है, लेकिन पहाड़ी और पर्वत के कंपैरिजन में ये काफ़ी नीचा होता है, इसकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है। तो ये कितना क्षेत्रफल कैरी करता है? तो पठार जो है, पठार 27.7% कैरी करता है। और मैदान यानी कि फील्ड, तो फील्ड क्या होता है? जमीन का जो समतल क्षेत्र होता है, किसी भी थल की समतल विस्तृत भूमि, वैसी भूमि जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, समतल हो, उसे हम मैदान कहते हैं। तो हमने देख लिया कि पर्वत कितना परसेंट है, 10.7%, पहाड़ी जो है वो 18.6% है, पठार जो है वो 27.7% है, और मैदान 43% है। इस प्रकार से हमारे भारत की भू आकृति को विभाजित किया गया है। अब उच्चावच और संरचना के आधार पर देखा जाए, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई या फिर किसी भू आकृति की जो संरचना है उसका स्ट्रक्चर कैसा, वो मैदानी है या प्लेट्यू रीजन यानी पठारी भाग है, तो उस बेसिस पे भारत की जो उच्चावच और संरचना के आधार पर भारत की भू आकृति को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। और किस आधार पे? तो उच्चावच और संरचना के आधार पर। तो ये कह सकते हैं कि भारत की भू आकृति का जो विभाजन है, तो इसकी उच्चावच और संरचना के आधार पर मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया गया है। और वो कौन से 5 भाग हैं? तो वो भाग हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग। तो देखा जाए तो हर तरह की भू आकृति कैरी करता है इंडिया। भारत में हर तरह की भू आकृति पाई जाती है। और आज जो है हम इस चैप्टर का एक बेसिक स्ट्रक्चर्स जानेंगे, बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस में है हम इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम एक क्लास में डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर भारत का मैदान, क्योंकि ये सब के बारे में हमें एक विस्तृत जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसी वजह से अगर हम कोशिश करते हैं कि एक दिन में सारे कवर कर लेंगे तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, एक दिन में कवर नहीं होगा। तो मुश्किल से इस चैप्टर को कवर करने में 3 से 4 क्लासेस लगेंगे, और इन्हें आपको YouTube पे प्रोवाइड किया जाएगा 3 से 4 पार्ट्स में। और इसके लास्ट क्लास जो होंगी, इसकी जो लास्ट क्लास होगी, यानी कि जब हम द्वीपीय भाग पढ़ाएंगे आपको आइलैंड वाला एरिया के बारे में, तो उस दिन जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो उसके लिंक पे जाके आप नोट्स ले लीजिएगा। तो देखते हैं कि उच्चावच और संरचना के आधार पे भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि भारत का जो उत्तर वाला क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है तो ये पर्वत से घिरा हुआ है। बोला जाए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं जो है वो यहीं पे है। हमारा हिमालय, माउंट एवरेस्ट, चोटी, कंचनजंगा, गॉडविन आस्टीन, नंदा देवी, तो हर प्रकार की सारी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं भारत के, वो नॉर्दर्न एरिया में ही स्थित हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का क्या मतलब है? पेनिनसुला प्लेट्यू, इसे कहते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। तो प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला क्या होता है? तो थल का वो भाग, किसी भी थल का वो भाग, यानी कि किसी भी लैंड का वो पार्ट जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे बोलते हैं पेनिनसुला। और इसकी शेप अगर देखी जाए, अगर 3 तरफ से कोई थल अगर ज़मीन से घिरा हो, मतलब जल से घिरा हो, तो अप्रॉक्सीमेटली कोशिश होती है, मतलब देखा जाता है कि इसकी जो आकृति होती है वो त्रिभुजाकार आकृति होती है। लेकिन इसका जो मेन डेफिनेशन होगा कि थल का वो भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप के साथ पठार जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो भूमि है वो समतल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो ये क्षेत्र जो है,
ये हमारा कहलाएगा प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुला प्लेट्यू। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो डिफाइन किया गया है वह है उत्तर भारत का मैदान। तो जैसे ही पर्वतीय क्षेत्र आता है तो उससे जब हम यहाँ आते हैं इस वाले एरिया में, तो ये हमारा भारत के उत्तरी भारत का मैदान कहलाता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है तो वो समतल है, वो उबड़ खाबड़ नहीं है, वो कहीं उभरी हुई नहीं है, तो वो एक समतल भूमि है। इस वजह से इसे उत्तर भारत का मैदान और इसे मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। उत्तर भारत का मैदान। उसके बाद जो फोर्थ डिवीज़न है, चौथा जो बांटा गया है भारत की भू आकृति को, वो है तटवर्ती मैदान। तो हम जानते हैं कि भारत का जो पेनिनसुला प्लेट्यू है यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो ये जल से घिरा हुआ ये जो किनारा है, थल का जो किनारा, लैंड का वैसा किनारा जो किस रीजन में हो, कोस्टल एरिया में, यानी कि जहाँ पे बीचेस हो, जो कोस्टल रीजन में जो एरिया कैरी करता है तो उस एरिया को बोलते हैं तटवर्ती मैदान। यानी कि वैसा क्षेत्र, भारत की भूमि का वैसा क्षेत्र जो समुद्र के किनारों पर स्थित है उसे हम बोलते हैं तटवर्ती मैदान। तो ये जो एरिया है गुजरात से लेके यहाँ वेस्ट बंगाल यहाँ तक वाले एरिया तक, तो ये एरिया जो है वो तटवर्ती मैदान है, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है, समुद्र के किनारों पर स्थित है। और हमने लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे बड़ा, सबसे लंबा समुद्री किनारा, सबसे ज़्यादा कोस्टल एरिया किसका है, गुजरात का। और अगर सबसे जो छोटा कोस्टल एरिया देखा जाए तो वो है गोवा का। लास्ट जो है हमारा आइलैंड यानी कि द्वीपीय भाग। तो वैसा क्षेत्र, वैसा थल क्षेत्र यानी कि वैसा स्थल भाग जो हर तरफ से, चारों ओर से किससे घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, उसे हम द्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं यानी कि आइलैंड बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि इस ओर जो है वो अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है, और ये वाला जो क्षेत्र है यानी कि अरब सागर वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे हिंद महासागर है। इस वाले क्षेत्र में हमारा लक्षद्वीप स्थित है। तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाले क्षेत्र में कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, और ये जो एरिया है वो कोरल रीफ से बना है, और कोरल रीफ के बारे में भी हम बताएंगे। तो जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है वो भारत के द्वीपीय भाग हैं। तो इस प्रकार से भारत के 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, यानी कि भारत के 5 मुख्यतः भू आकृतिक क्षेत्र है, और वो इस प्रकार से जो हमने आज डिफाइन किया। तो अगले क्लासेस में हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि हिमालय, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये जो हिमालय श्रृंखला है इसके बारे में पढ़ेंगे कि हिमालय श्रृंखला जो है वो कितने भागों में विभाजित है, और कौन कौन से श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, सबसे उत्तरी श्रृंखला कौन सी है, उसके बाद दक्षिणी श्रृंखला कौन सी है, और हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन हुआ है यानी कि नदियों के आधार पे उनका विभाजन हुआ है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमने भारत के भू आकृतिक विभाग का यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के होल सोल चैप्टर को एक होल सोल चैप्टर की एक समरी पढ़ ली है, और आगे ये सब पढ़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।